माँ बाबूजी, आखिर आप लोग कब तक ऐसे कमरे में ही बैठे रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। आज 10 दिन हो गए बाबूजी, आप लोगों को घर से कहीं बाहर नहीं निकले हैं आप। बाहर निकलूंगा, लोग 10 सवाल पूछेंगे, किस किस को जवाब दूंगा नंदिनी बहू। पर बाबूजी, कब तक ऐसा चलेगा? कभी कभी तो दिल करता है बहू कि हम पति पत्नी मिलकर आत्महत्या कर ले। नहीं नहीं बाबूजी, ये कोई बात नहीं हुई। दूसरों के कर्मों का फल आप क्यों भुगतोगे? बहू, मैं समधी जी को क्या जवाब दूंगा? समधी जी मुझे रोज फोन लगाकर पूछते हैं शादी की तारीख कब की निकालना है, शादी की तारीख कब की निकालना है। पर यहाँ तो उनको यही नहीं पता कि मेरी बेटी तो घर से भाग गई है। अरे और तो और सगाई में जो गहने चढ़ाए थे उन्होंने, वो भी अपने साथ लेकर गई। हम कहाँ तलाश करें, किससे कहें? अगर पुलिस में रिपोर्ट डालते हैं तो ये बात सब में ओपन हो जाएगी। बाबूजी, एक ना एक दिन तो समधी जी को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। और रही बात गहनों की, तो जो गहने उन्होंने कविता दीदी को चढ़ाए थे, वो गहने हम उन्हें वापस करेंगे। बहू, कैसे गहने वापस करेंगे बताओ? हमने जो गहने उसके लिए बनवाए थे और उसके ससुराल से सगाई में जो गहने उसके लिए आए थे, वो दोनों ही गहने को लेकर यहाँ से फरार हो गई है। अब तुम ही बताओ, कहाँ से गहने वापस करेंगे? माँ जी, मेरे मायके से थोड़े बहुत गहने मुझे मिले थे शादी के समय, और आपने भी जो 2-3 गहने मुझे चढ़ाए थे, मैं सोच रही हूँ उन सारे गहनों को मिटाकर वैसी ही डिजाइन बनवाई जाए जो कविता दीदी के ससुराल वालों ने सगाई के समय लाकर दिए थे। मेरे पास सगाई की बहुत सारी फोटो हैं और साथ में जो चढ़ावे के लिए गहने आए थे उसकी भी फोटो रखी हैं। हम सुनार के पास जाकर सेम वैसे ही गहने बनवा कर लाते हैं। बहू, मैं धन्य हूँ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे जो तुम्हारे जैसे बेटी आज मेरे घर में बहू बनकर आई है। और एक मेरी बेटी है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि मेरी ही परवरिश में कहीं ना कहीं खोट रह गई होगी, जिस वजह से आज हमारी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मत कहो सुनील की माँ उसे, बेटी मर गई है वो आज से हमारे लिए। अरे जिसने एक बार अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा, उसे बेटी कहना शर्म आती है हमें उसके ऊपर। अरे कम से कम सगाई के पहले हमें ही एक बार बता दिया रहता। अगर हमें लड़का उचित लगता तो हम ही खुद उसकी मनपसंद शादी कर देते। पर उसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम किस किस को जवाब देंगे? ये है गोपाल जी। गोपाल जी की एक बेटा और 2 बेटी हैं। एक बेटा और एक बेटी की शादी हो चुकी है। वहीं कविता तीसरे नंबर की बेटी थी जिसकी सगाई हो चुकी थी। बाबूजी, आपने कई दिनों से खाना पीना तक अच्छे से नहीं खाया है। मुझे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है। चलिए आप दोनों चलकर खाना खा लीजिए। बेटा, अब जीने की इच्छा नहीं बची है। ऐसी कालिक पोत कर गई है हमारी बेटी कि सब मन से उचट गया है। कहाँ तो हम उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, हमारी बेटी के लिए ये लेना है, हमारी बेटी के लिए वो लेना है, पर हमें कानो कान भनक नहीं लगने दी उसने। पर बाबूजी, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे सबके रहते में दीदी किससे बात करती थी और कब करती थी और किसके साथ गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों ना बाबूजी, हम लोग को रिपोर्ट डालनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी किसी गलत आदमी के हाथों फंस गई हैं। बहू, अगर हमारे सामने उसकी लाश भी पड़ी होगी ना, तो हम उसको मुड़कर देखेंगे भी नहीं। मर चुकी है हमारे लिए वो जिस दिन से इस घर से गई है। तुम्हें पता है बहू, तुम्हारी दादी सास तीसरा पोता ही चाहती थी, पर जब तीसरी बार तुम्हारी सास को बेटी हुई तो तुम्हारी दादी सास बहुत नाराज हो गई। पर हमने उसके जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, बहुत मिठाइयां बांटी। हमने उसे कभी बेटी नहीं समझा, अपना बेटा समझकर परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी उसके। हाँ जी, अम्मा जी ने कितने दिनों तक आपसे बात नहीं की थी। हमारी सास बहुत दुखी थी उसके पैदा होने से, पर हमने कभी दुख नहीं मनाया। हमने कहा ये हमारी संतान है, बेटा हो या बेटी हो। अच्छा होता कि हम तीसरी औलाद पैदा ही नहीं करते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। बहू, तुम आज ही मनोज के साथ सुनार की दुकान चले जाना और जितने तुम्हारे पुराने जेवर हैं उसे गलवाकर सेम वैसी ही डिजाइन बनवा लेना जैसी डिजाइन समधी जी ने कविता की सगाई में दी थी। और हाँ बहू, जेवर के वजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कम पड़ जाएंगे तो तुम्हारी सास का मंगलसूत्र भी ले जा लेना तुम। नहीं बाबूजी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास गहने एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं उन्हें भी साथ में ले जा लूंगी। पिछले साल मेरी नानी ने मुझे 2 जेवर दिए थे। पर माँ बाबूजी, आप ऐसे ही अंदर अंदर घुटते जाएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वक्त हर जख्म का मरहम है बाबूजी, सब परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी। ठीक है बहू, तुम खाना लगाओ, हम आते हैं तुम्हारी माँ जी के साथ में। देख रही हूँ मनोज की माँ पराए घर की लड़की हमारा कितना ख्याल रख रही है। उसे पता है बाबूजी को आम की चटनी पसंद है, दाल पसंद है, करेले की सब्जी पसंद है,
सारा कुछ हमारी मनपसंद का बनाया है, पर क्या करें, हमारी बेटी ने हमें इतना दुख दे दिया है कि ये सब खाना फीका सा लगने लगा है। माँ बाबूजी, आप लोग खाना खाइए। बहू, इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? बाबूजी, आज बड़े जवाई सर और सुनीला दीदी आ रही हैं। बहू, क्या तुम्हारी बात हुई है सुनीला से? हाँ माँ, दीदी कह रही थी कि वो 2-4 दिनों के लिए आ रही हैं आपके पास में। 1-1.5 घंटे में वो पहुँच भी जाएंगी, निकल चुकी हैं अपने ससुराल से वो। पर माँ जी, मुझे समझ नहीं आता, आपने दीदी का नाम सुनीला क्यों रखा है? ये थोड़ा अटपटा सा नाम लगता है मुझे। हमारी माँ को पोते की बड़ी चाहत थी। जब हमारी पहली बेटी हुई ना, तो हमारी माँ ने उसका नाम सुनील रख दिया, क्योंकि उन्हें लड़कियों का नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब स्कूल में नाम लिखवाने की बारी आई ना, तो फिर मैडम सर ने उसका नाम सुनीला कर दिया। तब से उसका नाम सुनीला पड़ गया, पर घर में हम सब उसे सुनील ही बुलाते हैं। आज कितने दिनों के बाद बाबूजी, आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ये गमों का दौर भी निकल जाएगा बाबूजी हमारे परिवार से। और इस तरह नंदिनी अपने सास ससुर का हौसला नहीं टूटने देती, वो हर समय उन्हें हिम्मत बढ़ाती है। बहू, तू भी ला ले हमारे साथ, तू भी बैठ कर खा लेना। नहीं माँ जी, मैंने सुबह नाश्ता किया था तो मेरा पेट कुछ भरा भरा सा लग रहा है। दीदी और जिया जी दोनों आएंगे तो उनके साथ भी तो किसी को बैठकर खाना ही पड़ेगा। आप दोनों तो दवाइयाँ लेते हैं, इसलिए आप पहले खाना खा लीजिए, मैं दीदी के साथ बैठकर खा लूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। मनोज की माँ, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि हमें ऐसी बहू मिली है। हाँ जी, कितना ख्याल रखती है सबका। 1.5 साल हो गए बहू को इस घर में आए, पर कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया उसने। मेरी बेटी जवाई से लेकर मेरे बेटे, यहाँ तक कि मेरे मायके वाले, सबका ख्याल रखती है। कोई भी आ जाए रिश्तेदारी में, कभी गुस्सा नहीं होती है कि उसे इतना काम हो गया है, या आज बर्तन ज्यादा निकले हैं, या कपड़ा ज्यादा निकला है, या काम बढ़ गया है। इधर कविता के भागने के बाद गोपाल जी की नजरों में मानो उनकी बेटी मर गई हो, पर मनोज की पत्नी, उसे बहुत चिंता थी कविता की। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तब तक दीदी जीजा जी दोनों ही आ जाएंगे, फिर उन्हें भी खाना लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पहले अपने गहने निकाल लेती हूँ सारे, क्योंकि देख तो लूँ मेरे पास कितने गहने हैं। मुझे कैसे भी करके वही डिजाइन बनवानी पड़ेगी सुनार से कहकर। नंदिनी, आइए दीदी, आपकी ही राह देख रही थी। दीदी, क्या आपने माँ बाबू जी से मुलाकात की है? नहीं नंदिनी, मेरे माँ बाबू जी के पास जाने की हिम्मत नहीं बची है। पर दीदी, अपनों का दुख तो अपनों को ही दूर करना पड़ेगा। हमें ही माँ बाबू जी को हिम्मत और हौसला देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी उम्र ऐसी है कि अगर उन्होंने ज़्यादा टेंशन लिया तो तबीयत बहुत खराब हो सकती है। इसलिए नंदिनी, मैं पहले तुम्हारे ही पास आई हूँ। दीदी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नंदिनी, मैं तो सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। क्या करेंगे माँ बाबू जी? इतने सारे गहने कहाँ से वापस करेंगे? और अभी तक उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया है कविता के ससुराल वालों को। दीदी, आप गहनों की चिंता मत कीजिए, गहनों का बंदोबस्त हो जाएगा। बस मुझे तो सिर्फ माँ बाबू जी की चिंता है कि कहीं वो कविता दीदी के बारे में सोच सोच कर बीमार ना पड़ जाएं। सच में भाभी, आप हो ना, इसीलिए मुझे माँ बाबू जी की ज़्यादा चिंता नहीं होती है। सुनीला दीदी, मुझे सिर्फ चिंता कविता दीदी की है कि कविता दीदी जिसके साथ भागी हैं वो व्यक्ति कैसा है। नहीं तो आजकल तो आप देख रही हैं कितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। कहीं कोई लड़की कुकर में उबाली जा रही है, तो कहीं कोई लड़की फ्रिज में कटी मिल रही है, कहीं किसी की लाश बोरे में भरी तालाब के किनारे पड़ी है, तो कहीं किसी की लाश सूटकेस में भरी हुई है। आए दिन बस यही सब सुनने को मिल रहा है। कविता दीदी ने जिस लड़के को अपने लिए चुना है वो कैसा है, क्या है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मैं तो कह रही थी कि हमें एक बार थाने में इत्तला कर देना चाहिए। हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रही थी, और ये भी यही कह रहे थे मुझसे कि एक बार थाने में हमें रिपोर्ट जरूर करानी चाहिए। पर क्या बताऊं दीदी, माँ बाबूजी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि समाज में पता चलेगा तो उनकी बहुत बदनामी होगी, पर समाज में आज नहीं तो कल ये सारी बातें पता चल ही जाएंगी। माँ बाबूजी ने 10 दिन हो गए घर से बाहर एक भी पैर नहीं रखा है, कहीं जाते ही नहीं। आजकल वो कमरे में ही बस एक ही बात को सोचते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आता है नंदिनी भाभी, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मेरे माँ बाप के बारे में सोच लिया होता। आपको पता है भाभी, वो सबसे छोटी थी ना, इसलिए सब कुछ उसे ही ज्यादा मिलता था, और वो किसी चीज के लिए रूठ जाती थी तो माँ बाबूजी मुझे और भैया को दोनों को ही चुप कराकर सारी चीज उसे ही दे देते थे और कहते थे वो तुम्हारी सबसे छोटी बहन है। और उसी छोटी बहन ने आज मेरे माता पिता को इस हालत में ला दिया है। नंदिनी भाभी, पहले तो सोचती थी कि मैं अपनी बेटियों को बाहर पढ़ाने भेजूंगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी, पर अब तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। अब तो मैं अपनी बेटियों को यही अपने ही शहर में रहकर अपनी आंखों के सामने पढ़ाऊंगी। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है,
आजकल का जमाना इतना खराब चल रहा है, उसके बाद भी लड़कियों को समझदारी नहीं है। अरे सुनीला दीदी, मैं तो बातों बातों में ही आपको चाय पानी के लिए तक पूछना भूल गई। चलिए चलकर मुंह हाथ धुल लीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ, आप खाना ही खा लीजिए। ठीक है नंदिनी, पहले तो मैं माँ बाबूजी से मिलकर आऊंगी। वो मुझे ही कुछ बता देती तो मैं ही माँ बाबूजी से बात करती और लड़का कौन है क्या है सब कुछ जानकारी लेकर एक बार देखती कि लड़का उसके लायक है या नहीं है। क्यों अचानक से ऐसा कदम उठाना मेरे तो समझ के बाहर हो गया है भाभी। देखिए दीदी, अब ये जो होना था वो तो हो ही गया है, और आगे क्या करना है वो सोचिए ना। देखिए दीदी, अब आप ही हैं जो माँ बाबूजी को समझा सकती हैं कि हमें कम से कम एक बार पुलिस में इत्तला जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे गहनों रुपयों से ज़्यादा कविता दीदी की चिंता है। नंदिनी, आज भी तुम उसके बारे में सोचती हो? अरे मर ही जाना चाहिए उसे, जिसने मेरे माँ बाप को इतना दुख दिया है। देखिए दीदी, अभी कविता दीदी में उतनी समझ नहीं है, अगर उतनी समझदारी होती तो शायद वो इतना बड़ा कदम उठाती ही नहीं। नंदिनी भाभी, तुम्हारा दिल बड़ा हो सकता है पर मेरा दिल बड़ा नहीं है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी जिसने मेरे माँ बाबूजी की आंख में आंसू ला दिए। चलिए दीदी, पहले चलकर खाना खा लीजिए, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी। और जिया जी नहीं आए? तेरे जिया जी का लैपटॉप खराब हो गया है, बस उसी ही बनवाने गए हैं, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे वो। प्लीज़ दीदी, मेरे लिए आप एक बार माँ बाबूजी से बात कीजिए कि हम लोग थाने चलकर एक रिपोर्ट तो डलवा ही देते हैं। ठीक है भाभी, आपके लिए मैं कोशिश करूंगी माँ बाबूजी से बात करने की। और इस तरह समझाने बुझाने पर कविता के पिताजी राजी हो जाते हैं थाने में रिपोर्ट डलवाने के लिए। माँ, माँ, अरे तू कब आई बेटा? जवाई जी भी आए हैं क्या साथ में? माँ, ये सब क्या हो गया? पता नहीं बेटी, किसकी नजर लग गई इस घर को, सारी खुशियों को खाकर चली गई हमारी बेटी। पर माँ, कविता किसी से बात करती थी, आप लोगों को जरा सी भी भनक नहीं लगी? उसने तो राजी खुशी लड़के को पसंद किया था और सगाई के लिए भी हाँ बोल दिया था। अरे कितनी धूमधाम से हम लोगों ने सगाई की थी, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया। हमें तो ये भी नहीं पता सुनीला बेटा कि तुम्हारी बहन किस लड़के के साथ गई है। माँ, मेरी मानिए तो हमें एक बार जरूर पुलिस थाने जाना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो तेरे बाबूजी तो जीते जी ही मर जाएंगे। पर माँ, आज नहीं तो कल ये बात लोगों को पता चलेगी ही। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ माँ कि भले ही हम लोग कविता दीदी से बातचीत ना करें, पर कम से कम एक बार ये तो जानने की कोशिश करें वो कहाँ है, किसके साथ गई हैं। माँ, दौर इतना खराब चल रहा है कि ऐसा ना हो कि हमें किसी दिन कुछ गलत सुनने को मिल जाए। बहू, इससे गलत और क्या सुनने को मिलेगा कि हमारी बेटी अपने ससुराल और अपने मायके के दोनों जगह के जेवर लेकर घर से भाग गई है। माँ, मैं और दीदी दोनों शाम को सोनार की दुकान जाएंगे। मेरे जो पुराने जेवर हैं उन्हें गलवाकर नया बनवाने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। अरे किसका फोन बज रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे नमस्ते समधन जी। जी नमस्ते, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाई, मैं कपिल की माँ बोल रही हूँ। क्या बात है, हमारी बहू ने 10 दिन हो गया हम लोगों से कोई बातचीत नहीं की है। कपिल भी बहुत परेशान हो रहा था कि कविता का नंबर नहीं लग रहा है। वो क्या है समधन जी, अभी कविता पेपर दे रही है ना, तो पढ़ाई कर रही है, इसलिए फोन को बंद कर दिया है। वो किसी से अभी बातचीत नहीं करना चाहती जब तक उसके पेपर नहीं हो जाते। अरे पर ऐसी भी क्या पढ़ाई करना कि 1-2 मिनट मेरे बेटे से बात नहीं कर सकती आपकी बेटी? ठीक है समधन जी, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ, घर में कोई मेहमान बैठे हैं। अच्छा हुआ बहू जो तुमने हमें पहले ही समझा दिया था, नहीं तो हम तो समधन जी की आवाज सुनकर घबरा ही गए थे, हम क्या बोले और क्या नहीं बोले। पर हम कब तक सच्चाई छुपाएंगे बहू, हमें आज नहीं तो कल उन्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ माँ, बताना तो पड़ेगा ही, पर कम से कम हम पहले उनकी गहने तो बनवा ले जो कविता दीदी लेकर भागी है। देखिए माँ, भाभी जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमें एक बार पुलिस थाने में रिपोर्ट जरूर करवाना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा करने से समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। एक तो तेरे बाबूजी वैसे ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लोगों ने उन्हें ताने मारे तो वो तो जहर खाकर मर जाएंगे। माँ जी, कविता दीदी के ससुराल वालों ने सगाई में एक सोने की अंगूठी दी थी और मोटी मोटी पायलें दी थी, वहीं साथ में एक रानी हार भी दिया था। बस हमें 3 जेवर बनवाना है कैसे भी करके। चलिए कविता दीदी, आप पहले खाना खा लीजिए। कविता के इतने बड़े कदम से सारा घर हैरान और परेशान था, पर नंदिनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जा बेटी, तुझे भी भूख लग गई होगी, जाकर तू भी खाना पीना खा ले, फिर शाम होती ही तुरंत मार्केट चले जाना। दीदी, मैं तो कह रही थी कि चाय की जगह आप सीधे खाना ही खा लेती। नहीं भाभी, हम लोग नाश्ता करके आए थे तो मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं है, आप तो चाय बस दे दीजिए और तैयार होकर चलिए, हमें पहले गहने बनवाना पड़ेगा। मुझे क्या तैयार होना दीदी, बस आप तो चाय पीजिए और हम लोग तुरंत ही निकलते हैं सुनार की दुकान।
इस तरह नंदिनी अपनी ननद के साथ सारे जेवर लेकर सोनार की दुकान पहुंच जाती है। बोलिए बहन जी, क्या देखना है आपको? भैया हमारे पास कुछ पुराने सोने के गहने हैं, उन्हें बदलवा कर हमें सेम वैसी ही डिजाइन चाहिए जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपने फोन में दिखाऊंगी। भाई साहब आप ये मेरे फोन में डिजाइन देख लीजिए, हमें सेम हूबहू ऐसी ही डिजाइनें चाहिए। और नंदिनी अपना फोन सुनार को दे देती है। भाई साहब कितने दिन लग जाएंगे ये डिजाइनें बनने में? अरे बहन जी, ये डिजाइन आपको अभी के अभी मिल जाएगी। परसों ही मेरे पास कोई 2 भाई लोग गहने लेकर आए थे, कह रहे थे उनकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो गहने बेच कर चले गए थे। पर आपने जो डिजाइन दिखाई है वो बिल्कुल हूबहू उनसे मैच खाती है। भाई साहब क्या आप वो गहने हमें दिखा सकते हैं? देखिए बहन जी, वो गहने बिल्कुल नए के नए थे, इसलिए मैं जब शाम को जाता हूँ तो जितने वापसी के गहने हैं उसे घर में ही छोड़ देता हूँ। तो मैंने आज वो गहने नहीं लाए हैं, कृपया आप कल आ जाइए, मैं आपको वैसे ही गहने दे देता हूँ सेम। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर आते हैं, पर प्लीज आप वो गहने किसी को मत दीजिए। भाभी दुकान वाले भैया क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी अभी हम घर चलते हैं, बाद में बात करेंगे इस मैटर में। और इस तरह नंदिनी और उसकी ननद दोनों ही सुनार की दुकान से बाहर निकल जाते हैं। भाभी हम थाने आ तो गए हैं, पर हम क्या कहेंगे पुलिस वाले से? और कहीं पुलिस वाले ने ये बात ओपन कर दी तो हमारा क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलिए बहन जी, हम किस तरीके से आपकी सहायता कर सकते हैं? सर मैं जिस मैटर में रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ, प्लीज आप वो बात ओपन मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी घर की इज्जत का सवाल है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी ननद कविता की सगाई 15 दिनों पहले हुई थी, पर करीब 10 दिन पहले वो अपने सगाई के सारे गहने और जो शादी में चढ़ाने के लिए हम लोगों ने गहने बनाए थे वो सारे ही गहने लेकर भाग गई थी। इतने दिनों तक क्या सो रहे थे आप, या किसी घटना दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस बदनामी ना हो इस डर से हम लोगों ने किसी को कान भनक नहीं लगने दी इस चीज की। पर सगाई के सारे गहने हमें कविता दीदी के ससुराल वालों को वापस करने हैं, इसीलिए हम लोग सुनार की दुकान गए थे। पर जैसे गहने सगाई में चढ़े थे वैसे ही सेम टू सेम गहने सुनार के पास किसी 2 लड़कों ने बेच कर गए हैं। सर मुझे आशंका हो रही है कि कविता दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। बहन जी आपने बहुत लेट कर दी रिपोर्ट डलवाने में, आप अगर दूसरे तीसरे दिन ही डलवा देते तो शायद। खैर ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी ननद के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ये बात थाने के बाहर ना जाए। आप अपने हिसाब से मेरी ननद की तलाश कीजिए, मेरे सास ससुर की इज्जत का सवाल है। देखिए बहन जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, पर हमें अपने हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके घर भी मेरा 1-2 बार आना जाना हो पूछताछ के लिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कविता दीदी कहीं गलत इंसान के पाले ना पड़ गई हो, नहीं तो आजकल की घटना दुर्घटनाओं से तो दिल सहम जाता है। और इस तरह नंदिनी ने अपनी सूझबूझ से थाने में रिपोर्ट डलवा दी। ठीक है मैम, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए और मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। मुझे कोई भी जानकारी लगेगी तो मैं तुरंत ही आपको फोन लगाऊंगा। साथ ही आपकी ननद कविता जी का भी फोन नंबर दे दीजिए, हम उनकी कॉल हिस्ट्री खंगा लेंगे, वो किस किस से बात करती थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। मैडम आप मुझे सोने चांदी की दुकान का पता बताइए जहाँ आपने वही गहने देखे हैं। ठीक है सर, मैं आपको पता दे देती हूँ। नंदिनी ने सारी जानकारी पुलिस को देकर अपनी ननद के साथ घर वापस आ गई। देख रहे हो केशव, लोग अपने घर की इज्जत बचाने के लिए ये भी नहीं सोचते हैं कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। पर सर ऐसा मैटर पहली बार आया है कि लड़की ने अपने मायके और ससुराल दोनों पक्ष के गहने लेकर फरार हो गई है और उन्हीं गहनों को बाद में एक सुनार की दुकान में भी बेच दिया। केशव तुम फौरन ही महेश को पकड़ो और उसके साथ जाकर उस सुनार की दुकान की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर आओ। इस तरह पुलिस ने सुनार के दुकान की सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग चेक की, जिसमें उन्होंने देखा कि 2 लड़के वही सोने चांदी के गहने बेचने आए हैं। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहू, बस खाना बना रही थी। मुझे लगा तुम लोगों को आने में समय हो रहा है, इसलिए खाना मैं ही बना लेती हूँ। आप एक काम कीजिए ना जी, नीचे जमीन पर बैठ जाइए, मैं वहीं आपकी थाली लगा देती हूँ। कविता तुम हमारा खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर ही ला लो। बहू तुमने गहनों का ऑर्डर तो दे दिया है ना? भाभी क्या बाबूजी को ये बात बता दे? हाँ दीदी, बहुत जरूरी है ये बात बताना। अरे भाई क्या खुसर खुसर हो रही है, हमें भी यहाँ आकर बताओ क्या बात है। कुछ नहीं बाबूजी, वो बस गहनों की बात चल रही है। हमने वैसे ही गहने बनवाने के लिए सोनार के पास ऑर्डर दे दिया है। हाँ बहू, जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी गहने बन जाए। कविता के ससुराल से बार बार फोन आ रहा है, हम उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी, कविता के ससुराल में ये बात पता चले उससे पहले ही गहने बन जाना चाहिए।
थाने में रिपोर्ट किए हुए पूरे 24 घंटे बीत गए थे। अचानक से तीसरे दिन क्या हुआ बहू? गहने तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं? 2 दिन हो गया, तुमने गहनों का ऑर्डर दिया है, कहीं समधी जी का फोन आ गया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर गहने हाथ में होंगे तो कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि हमारी बेटी आपके घर की बहू ना बनी तो ना सही, पर आप अपने गहने तो वापस ले जाइए। हाँ पिताजी, मैं आज ही बात करूंगी सुनार से। अरे इतने समय दरवाजे पर कौन आया होगा? मैं देखती हूँ पिताजी, दरवाजे पर कौन है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? कविता दीदी। अरे बेशरम, बेहया, निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आई थोड़ी सी? बस कीजिए भाई साहब, बस कीजिए। अरे बेशरम, ये बता तू कहाँ भागी थी और किसके साथ भागी थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में वापस आने की? अरे तुझे एक भी बार अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? घर से इतने गहने चोरी करके भागते हुए। करमजली, तुझे ऐसा ही करना रहता तो तू सगाई के पहले भाग जाती, अपना काला मुंह कराती कहीं। पर तूने तो हमारे साथ साथ उस कपिल के परिवार को भी धोखा दिया है। सुनिए सर, आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आपके सारे गहने हमने बरामद कर लिए हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी बेटी बहक गई थी, पर ये जिस लड़के के साथ भागी थी उसने भी इसे धोखा दे दिया। उसने इससे सारे गहने लेकर एक सुनार की दुकान में बेच दिया और पता नहीं कहीं दूर शहर में चला गया। आपकी बेटी अकेले ही शहर में रहकर एक होटल में वर्कर का काम कर रही थी। वो तो अचानक से इसका फोन ऑन हुआ और हमें लोकेशन मिल गई। हमने तुरंत ही इसको पकड़ा और साथ में उन 2 लड़कों को भी पकड़ा जिसने इसके साथ फ्रॉड किया था। ये रहे सर आपके गहने, आप इन्हें और अपनी बेटी को संभालिए। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। और सुनो बेटी, तुम्हारी जैसी लड़कियां ही एक दिन फ्रिज में, कुकर में और बोरों में मिलती हैं। देख लिया तुमने अपने माता पिता के साथ फ्रॉड किया, उस लड़के ने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर लिया। अच्छा है कि उसने तुम्हें जान से नहीं मारा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे मेरी नजरों से दूर और डाल दीजिए जेल में। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में। मैं निर्मल के बहकावे में आ गई थी। हे ईश्वर, तेरे जैसी औलाद मिलने से अच्छा है माता पिता बे औलाद रह जाए। पिताजी मुझे एक बार माफ कर दीजिए, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ अपनी गलती की। मैं डर के कारण घर इसीलिए नहीं आई कि निर्मल ने सारे गहने छुड़ाकर मुझसे बेच दिए थे। अगर मैं घर वापस आती तो आप मुझे पता नहीं क्या कर डालते। कर तो मैं अभी भी सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरी नजर से उतर चुकी हो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, आप संभालिए। मैं जानता हूँ सर, जब अपनी ही औलाद माँ बाप के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती है तो माता पिता के चित्त से भी बच्चे उतर जाते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई सर कि हमने तो थाने में कोई रिपोर्ट नहीं डलवाई थी, फिर आपने कविता को ढूंढा कैसे? सर, ये सब आपकी बहू की वजह से हुआ है। और इस तरह नंदिनी की सूझबूझ से नंदिनी की छोटी ननद और जेवर दोनों ही मिल गए। अगले 1.5 से 2 महीने में कविता की शादी कपिल के साथ हो गई। और कविता की शादी संपन्न होने के बाद मानो घर में एक शांति और सुकून आ गया। बहू, मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हें। तुमने अपनी सूझबूझ से हमारे घर के गहने भी वापस ला लिए और हमारी इज्जत को भी बचा लिया। नहीं नहीं पिताजी, ये तो बहुओं का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने सास ससुर को किसी प्रकार की तकलीफ ना दे, और बस मैंने भी वही किया। और इस तरह फिर परिवार शांति और सुकून का जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी आपको? हमारी स्टोरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।